जय श्री राम। महादशा और अंतर्दशा सीरीज के दौरान आपका जो समर्थन मिला, आपके द्वारा इस सीरीज को सराहा गया, इसके लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये हार्दिक अभिनंदन इसलिए भी है क्योंकि एक नए यूट्यूबर को अपने पांव जमाने के लिए शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नए यूट्यूबर की राहें कभी भी आसान नहीं रहती है, क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा कंटेंट बना लें, यूट्यूब उसे ज़्यादा लोगों तक भेजता ही नहीं है। जब ज़्यादा लोगों तक भेजता ही नहीं है तो फिर ज़्यादा लोग देखेंगे कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। परंतु जिस तरह से आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को हाथों हाथ लिया, उसे सराहा, उसे समर्थन किया, वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरणा देता है, उत्साहवर्धन करता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी मिले, आगे बढ़ने की हिम्मत जो है मिलती है। देखिए, इस सीरीज के दौरान आप सभी के कुछ कमेंट भी मुझे देखने को मिले, जिनका रिप्लाई भी मैंने टाइम टू टाइम किया है। मुझे लगता है कि ये सीरीज काफ़ी लंबी रही है और इस सीरीज के दौरान हमने कुछ टेक्निक पर काम किया है, कुछ नियमों को कुंडलियों पर लगा के देखा है, प्रैक्टिस की है हमने। परंतु मैं चाहता हूं कि आपको इन सभी नियमों को लगाते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए आज का वीडियो मैं आपके लिए खास तौर पर लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम उन सभी नियमों को कुंडलियों पर लगा के देखेंगे जिनके बारे में हमने अभी तक सीखा है, जाना है और समझा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों पर इन नियमों को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और इन्हें रिलेट करने का जो है प्रयास करेंगे। ये नियम काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसके बावजूद आपको अगर किसी प्रकार की दिक्कत आए या मन में किसी प्रकार का कोई डाउट आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि आपके 30-40 भी कमेंट अगर आ गए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगा उस वीडियो के माध्यम से। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो फिर हम हर सीरीज के बाद में या फिर हर वीडियो के बाद में आपके इसी प्रकार से जो है प्रश्नों का जवाब देने का सिलसिला जारी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी काम जो आपको करना है अभी और इसी वक्त, कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी प्रेरणादायक रहता है। नए कंटेंट के लिए मेहनत करने की प्रवृत्ति इससे मिलती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर किए बगैर नहीं रहना है। उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुंडलियों के माध्यम से सीखे हुए नियमों को दोहराते हैं और उन्हें अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। अब आप यहाँ इस कुंडली को देखिए, ये एक मिथुन लगन की कुंडली है और इस कुंडली में इस समय फिलहाल शनि की महादशा और मरकरी की अंतर्दशा चल रही है। यानी कि शनि और मरकरी, बुध, ये दो ग्रह अपनी अपनी दशाओं में एक्टिवेशन में अभी इस समय है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि शनि इस कुंडली के अंदर कितना ताकतवर है। फिर इसे हम नवांश कुंडली के अंदर वेरीफाई करके देखेंगे कि शनि की जो ताकत लगन के अंदर बनी हुई है, क्या वो ताकत नवांश कुंडली के अंदर बरकरार है या फिर वो ताकत कम हो गई है या फिर ताकत बढ़ गई है। अगर हम इस कुंडली के अंदर शनि की बात करेंगे तो शनि यहाँ पर 8वें घर का और 9वें घर का अधिपति बनकर 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है।
इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। हालांकि ये शनि जो है यहाँ पर 8वें घर का भी लॉर्ड बना हुआ है, परंतु मूल त्रिकोण राशि इसकी 9वें घर में आती है। इसलिए आज से हम कह सकते हैं कि शनि यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। अगर हम इसके राशि बल की बात करें तो यहाँ पर शनि मीन राशि में बैठा हुआ है, जो कि एक समग्रह की राशि है, यानी कि न्यूट्रल होता है यहाँ पर शनि। न्यूट्रल होने का अर्थ ये होता है कि आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतने ही फल मिलेंगे। कुल मिला के इसे एक हम साधारण सी स्थिति कह सकते हैं। अगर हम इसे अब नवांश कुंडली के अंदर वेरीफाई करें तो यहाँ पर नवांश के अंदर देखिए शनि जो है यहाँ पर दूसरे घर के अंदर बैठा हुआ है कि फाइनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ राशि बल की बात करें तो यहाँ शनि जो है खुद की राशि में बैठा हुआ है, कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि। तो इसे हम एक अच्छी पोजीशन मानेंगे। हम कह सकते हैं कि जो शनि यहाँ पर एक साधारण सा प्लेनेट दिख रहा था, वो यहाँ पर आकर अच्छी कंडीशन के अंदर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर शनि की ताकत में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शनि का हमने आकलन किया। अब हम यहाँ पर अंतरदशा लॉर्ड बुध को देखेंगे। बुध यहाँ पर देखिए लगन और फोर्थ, ये 2 ग्रहों का अधिपति होकर 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। अगर हम 8वें घर की बात करें तो किसी भी ग्रह का 8वें घर में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु कोई व्यक्ति यदि 8वें घर का उपयोग करना शुरू कर दे, उससे कनेक्ट हो जाए, तो फिर यही 8वां घर जो है व्यक्ति को जो है तरक्की भी दे सकता है। जैसा कि इस नेटिव के साथ में हो रहा है, ये व्यक्ति पूरी तरह से 8वें घर से ही जुड़ के काम कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8वें घर का फायदा इस व्यक्ति को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि यहाँ पर बुध जो है अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, मकर राशि, जो कि शनि की राशि आती है। तो यहाँ पर लगन लॉर्ड को काम करने के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा। अब यदि हम यहाँ पर नवांश कुंडली के अंदर बुध की स्थिति देखें तो बुध यहाँ पर लगन के अंदर बैठा हुआ है और ये मकर राशि में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बुध यहाँ पर 8वें घर के अंदर भी जो है मकर राशि में है और नवांश कुंडली में भी ये मकर राशि में ही बैठा हुआ है। जब कोई ग्रह लगन कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ उसी राशि के अंदर वो नवांश कुंडली के अंदर बैठ जाए तो उसे हम ग्रह का राशि वर्गोत्तम होना कहते हैं। और जो ग्रह राशि वर्गोत्तम को प्राप्त करता है वो ग्रह ताकतवर हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो बुध है नवांश कुंडली के अंदर जाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया, प्रभावशाली हो गया। तो हमारे सामने 2 ग्रह जो है प्रमुख रूप से सामने निकल के आए, महादशा लॉर्ड शनि और अंतरदशा लॉर्ड बुध। अगर हम दोनों की स्थिति को देखें तो दोनों ही ग्रह हमें अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपनी महादशा और अंतरदशा के अंदर परिणाम देने में दोनों ही ग्रह सक्षम है, अपना परिणाम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों ग्रहों के आपस के संबंध की। यहां पर देखिए शनि जो है एक त्रिकोण का अधिपति बना हुआ है और यहां बुध जो है लगन और चौथा घर 2 केंद्र स्थानों का अधिपति बना हुआ है। केंद्र स्थान का अधिपति होने के कारण
हम कह सकते हैं कि ये अंतर्दशा लॉर्ड बुध है, ये व्यक्ति को जो है सक्षम बनाने का प्रयास करेगा, व्यक्ति को समतावान बनाएगा, व्यक्ति को ताकतवर बनाएगा, बौद्धिक क्षमता देगा। और वहीं हम शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर त्रिकोण का अधिपति बना हुआ है। त्रिकोण का अधिपति बनने के कारण ये शनि व्यक्ति को जो है अपलिफ्ट कराएगा, व्यक्ति को हर तरह से जो है सकारात्मक परिस्थितियां देगा, व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिलेगा काम करने के लिए। तो इस प्रकार से शनि की महादशा में शनि या त्रिकोण का अधिपति है और बुध अपनी अंतर्दशा में जो एक्टिव है वो केंद्र का अधिपति, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होने के कारण ये दशा जो है एक योग कारक दशा कहलाई जाएगी। दोनों ही ग्रह ये चाहते हैं कि व्यक्ति जो है तरक्की करे, व्यक्ति को सफलता मिले, व्यक्ति का भला हो। तो इस प्रकार से दोनों ग्रह इस नेटिव को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब यदि फायदा और भी ज्यादा हो सकता है यदि दोनों ग्रहों के अंदर आपस में किसी प्रकार का जो है संबंध स्थापित हो जाए। यहां पर आप देखिए बुध जो है यहां पर शनि की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि बुध का संबंध जो है शनि से स्थापित हुआ है। और हम शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर देखिए ये रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है जो कि बुध का नक्षत्र है। तो दोनों के अंदर आपस में संबंध स्थापित हो गए। मरकरी का संबंध जो है यहाँ पर शनि से है और शनि का संबंध यहाँ बुध से है। तो यहाँ पर दोनों ग्रह जब अपनी अंतर्दशा महादशा और अंतर्दशा के अंदर कोई भी निर्णय लेंगे तो आपस में सलाह मशवरा करके निर्णय लेंगे। और निर्णय लेने का मतलब है कि दोनों ही ये चाहेंगे कि व्यक्ति का जो है अपलिफ्टमेंट हो। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये महादशा और अंतर्दशा व्यक्ति के लिए काफी अच्छी रहेंगी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और इस दशा का आकलन करने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर देखिए शनि की महादशा चल रही है, तो हम क्या करते हैं कि महादशा लॉर्ड शनि को लगन बनाकर हम पूरी दशा का आकलन करने का प्रयास करते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको रोटेट कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर जो है महादशा लॉर्ड शनि को हमने लगन में बिठाकर पूरी कुंडली को रोटेट कर लिया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि महादशा लॉर्ड शनि जो है लगन में है और ये अंतर्दशा लॉर्ड बुध यहाँ 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है। अगर हम शनि से बुध को गिनेंगे तो ये 11वां बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि बुध यहाँ पर जो है शनि से 11वां है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बर्थ चार्ट के अंदर इस महादशा और अंतर्दशा के दौरान 11वां घर जो है फुल एक्टिवेटेड है। इस अंतर्दशा के दौरान 11वें घर के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब बुध से हम शनि की दूरी देखें तो ये तीसरा घर आता है, यानी कि शनि यहां पर जो है तीसरे घर को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे घर का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, यानी कि व्यक्ति को जो भी लाभ प्राप्त होगा वो इतनी आसानी से नहीं होगा, व्यक्ति को हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। अब यहां पर जो है हम मरकरी की बात करते हैं। मरकरी यहां पर जो है 11वें घर को फुल एक्टिवेटेड कर रहा है। इस दशा के दौरान 11वां घर ही वो घर है जो व्यक्ति को
परिणाम उठा के देने वाला है, क्योंकि 11वां घर यहाँ पे एक्टिवेटेड है। 11वें घर का संबंध होता है सभी प्रकार के लाभ से। तो इस महादशा के दौरान, इस अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति को जो है लाभ प्राप्त होंगे। 11वां घर होता है रेगुलर इनकम का, इनकम ऑफ सोर्सेस का। तो व्यक्ति को इस दशा के दौरान इनकम सोर्सेस जो है अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की जो दैनिक आय है, रोजमर्रा की जो कमाई है, वो अच्छी बनी हुई रहेगी। 11वां घर जो है सोशलाइज होने का होता है, फ्रेंड सर्किल का होता है। तो इस दौरान व्यक्ति का जो है फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, व्यक्ति का जो है सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। 11वें घर का संबंध जो है बड़े बड़े ग्रुप से होता है। तो व्यक्ति का संबंध जो है किसी ग्रुप से स्थापित हो सकता है और उस ग्रुप से जो है व्यक्ति को फायदा हो सकता है। अब यहाँ पर मरकरी से शनि जो है तीसरा आता है। तीसरे का मतलब यह है कि व्यक्ति को लाभ तभी मिलेगा जब व्यक्ति हार्ड वर्किंग करेगा, क्योंकि तीसरा घर जो होता है परिश्रम का होता है, हार्ड वर्किंग का होता है। तो व्यक्ति को बगैर परिश्रम से जो है कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब तीसरा घर जो होता है नेटवर्किंग का भी होता है। तो व्यक्ति जो है नेटवर्किंग से जुड़ के काम करेगा तो व्यक्ति को जो है फायदा होगा, व्यक्ति को लाभ होंगे, व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी। तीसरा घर जो होता है इंटरनेट का होता है। व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ के कोई काम करेगा तो व्यक्ति को लाभ होगा। तीसरा घर मार्केटिंग का होता है। व्यक्ति यदि मार्केटिंग करेगा तो व्यक्ति को लाभ होगा। तीसरा घर ट्रेवल्स का होता है। तो व्यक्ति अगर घूमते फिरते अगर काम करेगा तो व्यक्ति को लाभ होगा। व्यक्ति यात्राएं करेगा, ट्रेवलिंग करेगा तो व्यक्ति को लाभ होगा। तीसरा घर आपकी मीडिया का है। तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। व्यक्ति यदि कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ रहा, व्यक्ति ने लोगों से कम्युनिकेशन करना शुरू किया तो व्यक्ति को लाभ होगा। तीसरा घर हॉबीज का है। यदि आपकी कोई हॉबीज है और उसके अंदर आप पैशनेटेड होकर काम करते हैं तो आपको जो है लाभ होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको तीसरे घर से जुड़ के काम करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। तीसरा घर आकर्षण का है। तीसरा घर इच्छाओं का है। व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ेगी इस दौरान। इच्छाएं बढ़ेगी तो आकर्षण, व्यक्ति किसी चीज की तरफ आकर्षित होगा। और तीसरा घर हार्ड वर्किंग का है। व्यक्ति किसी चीज की तरफ आकर्षित होगा तो उसे पाने के लिए व्यक्ति हार्ड वर्किंग करेगा। और 11वां घर जो है इच्छा पूर्ति का होता है। फाइनली व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से हम जो 3-11 के कॉम्बिनेशन के अनुसार इस दशा का आकलन कर सकते हैं। अब यहाँ महादशा लगन के अनुसार हमने शनि को लगन में बिठाया और ये अंतर्दशा लॉर्ड मरकरी जो है यहाँ पर 11वें स्थान पर आया। इसका मतलब 11वां स्थान जो है फुल एक्टिवेटेड हुआ है और हमने इसके परिणाम किस प्रकार से मिलेंगे वो भी हमने समझ के लिया। यहाँ दोनों ग्रहों के बीच में 3-11 का संबंध बना हुआ है। अगर हम इसे डिग्री के आधार पर समझने का प्रयास करें तो यहाँ शनि की डिग्री जो है यहाँ पर 25 है और यहाँ बुध की डिग्री यहाँ पर 0 है। यानी दोनों ग्रहों को आपस में अगर हम डिग्री के आधार पर कैलकुलेशन करें तो दोनों ग्रह एक दूसरे से 85 डिग्री की दूरी पर बैठे हुए हैं। यानी दोनों ही ग्रहों के बीच में केंद्र योग बना हुआ है।
केंद्र योग एक शक्तिशाली नकारात्मक योग होता है। इस योग के अंदर दो ग्रहों के बीच में संघर्ष होता है, दो ग्रहों के बीच में टकराव होता है। क्योंकि हमारा अंतर्दशा लॉर्ड बुध है और महादशा लॉर्ड शनि है। कुंडली के अनुसार दोनों ही ग्रह शक्तिशाली है, दोनों ही ग्रह ताकतवर है और दोनों ही ग्रह व्यक्ति का जो है भला करना चाहते हैं। तो ये संघर्ष किस प्रकार का हो सकता है? मरकरी यहां पर जो है बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है और शनि यहां पर हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर दो ग्रहों के बीच में टकराव होने का मतलब यह है कि पूरी महादशा के दौरान, महादशा में इस मरकरी की अंतर्दशा के दौरान व्यक्ति इस कश्मकश में रहेगा कि बुध चाहेगा कि ये नेटिव जो है बुद्धि के अनुसार चले और शनि चाहेगा कि व्यक्ति जो है हार्ड वर्किंग करे, परिश्रम करे। शनि पाप ग्रह है, व्यक्ति से मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्किंग करवाएगा। बुध एक शुभ ग्रह है, ये व्यक्ति को हार्ड वर्किंग करने से बचाएगा। व्यक्ति फाइन आर्ट वाले बुद्धिमत्ता से संबंधित जो है काम करने के लिए बुध व्यक्ति को अग्रसर करेगा। तो ये पूरी अंतर्दशा के दौरान जो है ये इस प्रकार का दो ग्रहों के बीच में टकराव देखने को मिल सकता है। ये इस योग की डिग्री के आधार पर परिणाम देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने महादशा लगन के आधार पर दशाओं को आकलन करना सीखा। अब हम नक्षत्र के आधार पर महादशा और अंतर्दशा का आकलन करने का तरीका सीखेंगे। देखिए, नक्षत्र के ऊपर ग्रहों का आकलन करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि महादशा लॉर्ड कौन सी राशि में बैठा हुआ, उसका राशि अधिपति कौन है, और वो कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ, उसका नक्षत्र अधिपति कौन है। आप यहाँ पे महादशा शनि की चल रही है, तो हमें शनि की राशि अधिपति को देखना है और शनि के नक्षत्र का अधिपति को देखना है। तो यहाँ शनि जो है बृहस्पति की मीन राशि में बैठा हुआ है और मीन राशि का अधिपति बनता है यहाँ पर बृहस्पति, जुपिटर। तो हमें एक ग्रह मिल गया हमारा। अब हमें शनि के नक्षत्र अधिपति को देखना है। शनि यहाँ पर रेवती नक्षत्र में बैठा हुआ है। रेवती नक्षत्र का लॉर्ड होता है मरकरी, बुध। ये मिल गया हमें हमारा नक्षत्र लॉर्ड। तो राशि अधिपति और नक्षत्र के अधिपति दोनों के बीच में संबंध क्या है, इस संबंध के आधार पर ही हमें यह जानने को मिलेगा कि ये दशा हमारी किस प्रकार से जाएंगी। अब यहां बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति से मरकरी जो है यहां पर पांचवां होता है। यहां बृहस्पति से आप गिनिए 1, 2, 3, 4 और 5। इस बृहस्पति से बुध यहां बना पांचवा। तो कहने का मतलब है कि ये पांचवा घर हमारा एक्टिवेट हुआ। अब बुध से हम यदि बृहस्पति को गिनेंगे तो ये 9वां बनता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार से दोनों ग्रहों के बीच में 5, 9 का संबंध बना
और ये 5-9 का संबंध होता है, एक शुभ संबंध होता है, कुंडली का सबसे शुभ योग बनता है, इसे हम नव पंचम योग भी कहते हैं। इस नव पंचम योग का मतलब होता है कि दो ग्रह आपस में एक दूसरे को पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, दोनों ग्रह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि हम आकलन कर रहे हैं हमारे महादशा लॉर्ड शनि की, और महादशा लॉर्ड शनि का राशि अधिपति बृहस्पति और नक्षत्र अधिपति बुध, इन दोनों के संबंध की बात कर रहे हैं। दोनों के बीच में संबंध अच्छे हैं, 5-9 के संबंध है, शुभ संबंध है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दशा व्यक्ति के लिए अच्छी जाएंगी। इस दशा के अंदर व्यक्ति को ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि 9वें स्थान का संबंध सीधा सीधा ग्रोथ से होता है, प्रॉस्पेरिटी से होता है। कि 9वां घर जो होता है एक्सटेंशन देता है, व्यक्ति जिस काम को करेगा उसके अंदर व्यक्ति को एक्सटेंशन मिलेगा। 9वां घर जो होता है लक का होता है। लक का मतलब यानी कि व्यक्ति को जीवन में अवसर मिलेंगे, इस कार्यकाल के दौरान व्यक्ति को जो है अवसर मिलेंगे, व्यक्ति को सकारात्मक परिस्थितियां मिलेंगी, जिसकी सहायता से व्यक्ति कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेगा। 9वां घर हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्मों को होता है। तो इस दशा के दौरान हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्म के फल भी जो है हमें मिलने वाले हैं। और 5वें घर की हम बात करें तो 5वां घर जो है किसी न किसी प्रकार की निर्मिति का है, प्रोडक्शन का है। 5वां घर जो है हमारी एजुकेशन का है। 5वां घर हमारे सभी प्रकार के जो है मनोरंजन का है, फाइन आर्ट का है। तो ये 5वें घर और 9वें घर से संबंधित जितने भी परिणाम है वो आपको अच्छे परिणाम इस दशा के अंदर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये जो 5-9 के संबंध के आधार पर ये शनि की महादशा है, ये व्यक्ति के लिए अच्छी जाएंगी। इस दशा के अंदर व्यक्ति को जो है ग्रोथ मिलेंगी। अब हम बात करते हैं अंतरदशा लॉर्ड की। यहाँ अंतरदशा बुध की है और ये बुध जो है यहाँ पर शनि की राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बुध का जो है राशि लॉर्ड हमें मिल गया शनि, बराबर ना। तो ये शनि हमारे लिए एक खास ग्रह हो गया अंतरदशा की दृष्टि से। अब यहाँ पर बुध जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो है लॉर्ड बनता है सूर्य, सन। तो ये हमें हमारा नक्षत्र लॉर्ड मिल गया सूर्य। अब इस अंतरदशा के जो भी परिणाम हमें देखने होंगे वो सूर्य और शनि के आपस के संबंधों के आधार पर ही हमें देखने होंगे। अब सूर्य से हम शनि को देखें तो ये चौथा घर बनता है, 1, 2, 3 और 4। और शनि से हम अगर सूर्य को देखें तो ये 10वां बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी कि दोनों ग्रहों के बीच में 4-10 का संबंध बना हुआ है। 10 यानी कि कर्म क्षेत्र, नेम और फेम, व्यक्ति की कार्य सक्षमता। तो इस दौरान व्यक्ति को जो है अपने कर्म क्षेत्र के अंदर जो है अच्छे फल देखने को मिलेंगे। व्यक्ति को नेम और फेम मिलेगा, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलेगी, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो है प्रगति करेगा। अब यहाँ शनि और सूर्य के बीच में 4-10 का संबंध बना हुआ है। चौथे घर का संबंध सीधा सीधा जो है आराम से होता है, सभी प्रकार के सुखों का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति अपने कार्य के अंदर ज्यादा व्यस्त होने के कारण अपनी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा जो है अपने
कार्य क्षेत्र में लगाएगा। इसका सीधा सीधा परिणाम यह होगा कि व्यक्ति के जीवन में जितने सुख है, जितना आराम है, वो कम हो जाएगा। व्यक्ति का जो है आराम करने का अवसर व्यक्ति को नहीं मिलेगा। व्यक्ति अपने काम में ही ज्यादा उलझा हुआ रहेगा। अब यहाँ डिग्री के आधार पर हम दोनों के संबंध देखना चाहें तो यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच में 100 डिग्री से ज्यादा का संबंध बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य जो है 16 डिग्री का है और यहाँ पर शनि जो है 25 डिग्री का है। तो ये कुल मिलाकर ये 100 डिग्री के ऊपर का संबंध बना हुआ है। यदि ये संबंध जो है 90 डिग्री की या 95 डिग्री का होता तो फिर दोनों ग्रहों के बीच में एक केंद्र योग बनता था और इस योग के हमें इस अंतर्दशा में हमें नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिल सकते थे, परंतु ऐसा होते होते रह गया। परंतु जो हो गया वो हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस दशा के दौरान कोई ज़्यादा विशेष नेगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे और ये इस दशा के अंदर व्यक्ति जो है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर व्यक्ति व्यस्त रहेगा। अब यहाँ पर महादशा लॉर्ड शनि का हमने आकलन किया। दोनों के शनि का राशि अधिपति और नक्षत्र अधिपति दोनों के बीच में 5-9 का जो संबंध हमें देखने को मिला, जो कि एक अच्छा संबंध कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शनि की महादशा व्यक्ति के लिए ग्रोथ लेकर आएंगी। ये दशा व्यक्ति के लिए अच्छी जाएगी। और अंतरदशा लॉर्ड बृहस्पति जो है ये कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है 4-10 के संबंध को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिला के जो है महादशा और अंतरदशा दोनों ही व्यक्ति के लिए जो है अच्छी जाएंगी। और जैसा कि हमने महादशा लगन कुंडली के आधार पर इन दशाओं का आकलन किया, तो उसके अंदर भी हमें जो है महादशा और अंतरदशा दोनों ही व्यक्ति के लिए जो है अच्छी देखने को मिली। ठीक इसी प्रकार से जो है नक्षत्रों के आधार पर भी हमें महादशा और अंतरदशा दोनों ही व्यक्ति के लिए जो है अच्छी देखने को मिली। अब हम इस कुंडली में महादशा लॉर्ड शनि और अंतरदशा लॉर्ड बुध का आकलन तारा मिलन पद्धति के द्वारा करेंगे। जैसा कि हमने इस सीरीज के पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने तारा मिलान पद्धति के बारे में जाना, ये एक पद्धति किस प्रकार से काम करती है। अब देखिए, तारा मिलान पद्धति के अनुसार सबसे पहले हमें महादशा लॉर्ड का नक्षत्र देखना होता है। ये महादशा लॉर्ड शनि और ये शनि का नक्षत्र आता है रेवती। अब हमें इसके स्टेप नंबर 2 के अंदर हमें ये देखना होता है कि अंतरदशा लॉर्ड जो कि यहाँ पर मरकरी है, ये कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो मरकरी का नक्षत्र यहाँ पे हमें देखने को मिलता है उत्तराषाढ़ा। तो हमारे पास में ये 2 नक्षत्र आ गए, महादशा का नक्षत्र लॉर्ड रेवती और अंतरदशा लॉर्ड मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड आया हमें उत्तराषाढ़ा। तो जैसा कि हमने उस वीडियो के अंदर समझा कि महादशा लॉर्ड का जो नक्षत्र होता है उससे हमें नक्षत्रों को गिनना शुरू करना पड़ता है और हम तब तक गिनते रहते हैं तब तक कि हमें अंतरदशा लॉर्ड का नक्षत्र नहीं मिल जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि हमें रेवती से स्टार्ट करना है और उत्तराषाढ़ा तक हमें गिनना है। वो जितनी भी संख्या है उसके अंदर 9 का भाग लगा के जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा तारा कहलाएगा।
अब देखते हैं इसमें कौन सा तारा हमें देखने को मिलता है। अगर रेवती से हम गिने तो रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृग, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो इस प्रकार से हमें ये 22वां नक्षत्र जो है देखने को मिला। तो 22 में हम 9 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में रिमाइंडर बचा 4। तो इसका मतलब हुआ कि 4 नंबर का जो तारा है वो हमें इस दशा के अंदर देखने को मिला। 4 नंबर का मतलब होता है क्षेम। क्षेम यानी कि जिस प्रकार से कहा जाता ना, आप कैसे हैं भाई, पहले पुराने जमाने में हम पत्र लिखा करते थे तो हम कुशल क्षेम पूछा जाता था, सब कुशल है, ठीक है ना, वो वाला जो क्षेम यानी क्षेम यानी कि सब कुछ कुशल मंगल, सर्वसाधारण। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दशा है वो अच्छी जाएगी। सर्वसाधारण रूप से जो है ये दशा जो है प्रगति वाली रहेगी, ग्रोथ वाली रहेगी, सर्वसाधारण जाएगी। इस दशा में किसी प्रकार की कोई बड़ी तकलीफ आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सभी पद्धतियों के द्वारा दशाओं का आकलन किया। हमने महादशा लगन कुंडली के आधार पर देखा, हमें वही रिजल्ट आया कि दशा अच्छी जाएगी। फिर हमने नक्षत्रों के आधार पर देखा, हमें वही रिजल्ट आया, ये दशा अच्छी जाएगी। फिर उसके बाद में हमने ये तारा मिलान पद्धति के द्वारा दशाओं का आकलन किया, इसके आधार पर हमें वही रिजल्ट मिला कि ये दशा अच्छी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि दशा की टेक्निक अलग अलग है, परंतु आप उन्हें जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आप करीब करीब जो है एक ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। परंतु आपके पास में अगर वैरायटी है, साधन है, तो उनका उपयोग करके आप जो है इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी दशा पद्धति के अंदर किस प्रकार की रिजल्ट मिले और दूसरी दशा पद्धति का उपयोग करने के बाद में उस पद्धति से हमें क्या रिजल्ट देखने को मिले। इन दोनों के अंदर समानता आती है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे नतीजे जो है एक समान आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दशा हमारे लिए जो है इसी टाइप की जो है रहने वाली है। अभी तक इस वीडियो में हमने महादशा और अंतरदशा का आकलन अलग अलग पद्धति से करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हमने दोनों ग्रहों की महादशा और अंतरदशा लॉर्ड की स्थिति को लगन कुंडली में देखा। फिर उसे हमने नवांश कुंडली के अंदर वेरीफाई करके देखा, दोनों का स्टेटस जो है मैच किया। नवांश कुंडली के अंदर हमें दोनों ही ग्रह ताकतवर स्थिति में मिली। तो उससे आगे बढ़ते हुए हम फिर जो है महादशा लगन पद्धति के आधार पर हमने इन दशाओं का आकलन किया, फिर नक्षत्र के आधार पर और फिर तारा मिलान पद्धति के द्वारा। अब हम ये देखेंगे कि गोचर का दशाओं के परिणाम पर क्या असर पड़ता है। अब देखिए, जैसा कि महादशा लॉर्ड शनि को हमने जो है लगन और नवांश के अंदर देखा, दोनों ही कुंडलियों में जो है शनि अच्छी कंडीशन में था और बुध भी जो है नवांश में जाकर और ज्यादा अच्छा हुआ। तो कहने का मतलब बुध और शनि दोनों ही ग्रह जो है इस कुंडली के अंदर अच्छी अवस्था में है। अब हमें अलग अलग पद्धतियों के आधार पर
दशा का आकलन किया और सभी स्थिति में हमें जो है एक शरीर के परिणाम देखने को मिलेंगे कि ये महादशा और अंतर्दशा व्यक्ति के लिए ग्रोथ लेके आएंगी। परंतु जब हम दशाओं का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इंटरप्रिटेशन करने से पहले हमें गोचर को एक बार जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि गोचर जो है उस समय के लिए अच्छे भी हो सकते हैं और उस समय के लिए तकलीफदेह भी हो सकते हैं। अभी जैसे इस समय का हम गोचर देखें तो ये एक ट्रांजिट यानी कि गोचर कुंडली है। महादशा लॉर्ड शनि की बात करें तो शनि यहां पर जो है 5वें घर के अंदर कुंभ राशि का है। कुंभ राशि के अंदर शनि जो है मूल त्रिकोण का आता है। तो इसका मतलब ये जो समय है महादशा लॉर्ड शनि इस कुंडली में अच्छे रिजल्ट देगा। परंतु शनि जैसे ही यहां पर जो है एक कुंभ राशि को पार करके ये मीन राशि में गोचर करेगा तो परिणामों के अंदर बदल देखने को मिलेगा। शनि अभी तक जो अच्छे परिणाम देते हुए नजर आ रहा था, यहां पर शनि की क्षमताओं में कमी आएगी। परिणाम स्वरूप जो है हमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ी विपरीत परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद में ये 2.5 साल तक जो है शनि या मीन राशि में रहने के बाद में ये मेष राशि में आएगा। मेष राशि में शनि जो है नीच का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि जब मेष राशि में आएगा तो ये 2.5 साल का समय जो है व्यक्ति के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। हमने महादशा का आकलन किया, अंतर्दशा का आकलन किया, दोनों ही दशाएं व्यक्ति के लिए सुटेबल है। परंतु यहां पर गोचर ने जो है फर्क पैदा कर दिया। या मेष राशि का गोचर जो है व्यक्ति को 2.5 साल के लिए परेशानी से जूझना पड़ेगा। इसके बाद जो है शनि वृषभ में आएगा और मिथुन में आएगा। ये जो 2.5 साल वृषभ में और 2.5 साल मिथुन राशि में जो शनि का गोचर रहेगा, ये व्यक्ति के लिए अच्छा समय रहेगा, क्योंकि दोनों ही फ्रेंडली साइन है। इसके बाद में 2.5 साल जब कर्क राशि में और 2.5 साल सिंह राशि में रहेगा तो ये समय व्यक्ति के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही साइन जो है शनि के लिए फ्रेंडली साइन नहीं है। या इन 5 सालों के दौरान व्यक्ति को विषम परिस्थितियों के अंदर काम करना पड़ेगा। भले दशा कितनी ही अच्छी रहने दो, ये 5 साल के समय व्यक्ति के लिए चैलेंजिंग रहेगा। ये जैसे ही सिंह राशि को क्रॉस करके शनि जो है कन्या राशि में गोचर करेगा तो ये 2.5 साल व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम गोचर का उपयोग करके किसी भी समय का जो है सही आकलन कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतर्दशा को देखते हैं हम। अभी यहां पर जो है बुध धनु राशि के अंदर है, तो यहाँ धनु राशि के अंदर बुध को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जो समय है ये कोई बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। परंतु जैसे ही ये बुध यहाँ पर मकर राशि में आएगा तो ये जो समय है शनि की महादशा और बुध की अंतर्दशा का, ये पीरियड व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुध का गोचर भी जो है सपोर्ट कर रहा है और शनि का भी गोचर जो है सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद जो है बुध यहाँ शनि की राशि में आएगा तो ये समय भी व्यक्ति के लिए अच्छा जाएगा। परंतु जैसे ही ये बुध जो है मीन राशि में आएगा, ये
यहाँ पर जो है बुध नीच का हो जाता है। तो ये समय व्यक्ति के लिए टफ जाएगा। इसके बाद मेष राशि के अंदर जो है बुध एक शत्रु राशि में आ जाता है। यहाँ फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ विषम परिस्थितियों के अंदर जो है व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। मेष राशि में जब बुध रहेगा तो व्यक्ति को जो है अंतर्दशा का सपोर्ट नहीं मिलेगा, परंतु ये मेष राशि से निकलकर ये बुध वृषभ और मिथुन में आएगा तो ये समय व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि महादशा और अंतर्दशा को देखने के बाद हमें गोचर को जरूर देख लेना चाहिए कि जो महादशा और अंतर्दशा रिजल्ट दे रही है क्या उसे गोचर का सपोर्ट मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो समय व्यक्ति के लिए अच्छा जाएगा। अगर समझो वहाँ गोचर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो गोचर चेंज होने तक इंतजार करना पड़ेगा। जब तक महादशा और अंतर्दशा लॉर्ड का गोचर सुटेबल नहीं हो तब तक हमें जो है सुटेबल परिणाम नहीं मिल सकते। तो इस बात का जो है आपको ख्याल रखना है। तो इस आधार पर जो है हमने महादशा और अंतर्दशा का पूरा जो है लेखा जोखा हमने देखा। जो हमने अभी तक पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, उनको सभी नियमों को हमने कुंडली को ऊपर अप्लाई करके देखा। इस प्रकार से आप भी जो है अपनी अपनी कुंडलियों पर इन नियमों को लगाएंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें रिलेट करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।